हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ICAR IARI टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 4, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स, साइंस, जीके और सोशल साइंस से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी होंगे। दोस्तों, आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट्स के अंतर्गत है दोस्तों आज का विचार, हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं। हमारी ज़िंदगी के दिन बड़े संघर्ष के दिन हैं। इरादा कर चुके हैं, हम प्रतिज्ञा आज करते हैं। हिमालय और सागर में नया तूफान रचते हैं। हिमालय और सागर में नया तूफान रचते हैं। आइए दोस्तों, इसी तूफान के साथ देखते हैं पहला तूफानी क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसके ऑप्शन है मेथेनोइक अम्ल, मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या उपरोक्त सभी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं उपरोक्त सभी, वो गलत है। उपरोक्त सभी नहीं होगा, ठीक है। और जो लोग मैलिक अम्ल भी दे रहे हैं ये भी गलत है, और सिट्रिक अम्ल भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मेथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में पूछा गया दोस्तों। नेटल जो होता है, नेटल एक पौधा होता है जो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है, ठीक है। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, वास्तव में पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कांटे होते हैं, और वो जब कांटे हमारे शरीर में किसी भाग में अगर हमारे संपर्क में आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है? चुभने के बाद उसमें असहनीय पीड़ा होती है, ठीक है। असहनीय पीड़ा होती है, और ये होती किसके कारण है? उसमें क्या पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और मेथेनोइक अम्ल के कारण ही ये पीड़ा हमें होती है। तो नेटल को दोस्तों वास्तव में और किस नाम से जाना जाता है? नेटल जो होता है दोस्तों, नेटल को ही बिच्छू पौधा किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? बिच्छू पौधे के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बिच्छू पौधा लिख के आ रहा है तो आप लोग समझ जाना क्या पूछा गया है। नेटल, बिच्छू पौधा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये बिच्छू पौधा जो होता है दोस्तों, इसका जो डंक होते हैं यानी कि पत्तियों पे जो कांटे पाए जाते हैं वो हमारे संपर्क में, शरीर के संपर्क में आते हैं तो एक असहनीय पीड़ा होती है। और जो मेथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फार्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल एक ही चीज़ होती है, ठीक है। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल ये कहाँ कहाँ दोस्तों पाया जाता है? वैसे ये लाल चींटी जो होती है दोस्तों, लाल चींटी है, मधुमक्खी, बिच्छू इत्यादि के डंक में पाया जाता है, ठीक है। बिच्छू इत्यादि के डंक में ये पाया जाता है। और ये क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है या फार्मिक अम्ल होता है दोस्तों। जो जहाँ पे यह कांटा लगते हैं दोस्तों, कांटे लगने वाले स्थान पर, कांटे लगने वाले स्थान पर यदि हम क्या लगा लें? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों होता है, जिसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। यदि हम डंक लगे स्थान पे बेकिंग सोडा लगा लेते हैं, क्योंकि ये एक क्या होता है? क्षार होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? ये एक प्रबल क्षार होता है दोस्तों। और जब ये हम लगा लेते हैं तो हमें कुछ हद तक राहत मिल जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या लगाने पर? बेकिंग सोडा। और वास्तव में जो नेटल होते हैं दोस्तों, नेटल के पास में, नेटल के पौधों के पास में कौन से पौधे उगते हैं? डाक के पौधे। नेटल के पौधों के पास ही दोस्तों डाक के पौधे उगते हैं, डाक के पौधे। और इन पौधों की पत्तियों का रस यदि डंक लगी वाली जगह पे लगा लिया जाता है तो क्या हो जाता है? हमें तुरंत राहत मिल जाती है। तो वास्तव में दोस्तों कहा भी गया है कि मतलब प्रकृति ने अगर हमारे लिए कोई चीज़ नुकसानदायक बनाई है तो उसका एक सोल्यूशन भी दिया है। उसी के रूप में ये देखने को मिलता है। नेटल जो होता है ये तो मान लीजिए एक औषधीय पौधा है दोस्तों। वास्तव में इससे बहुत सारी औषधियाँ भी बनाई जाती हैं प्राचीन काल से ही, और वर्तमान समय भी इससे जो है बहुत सारी औषधियाँ तैयार की जाती हैं।
और कांटे तो होते हैं, मान लीजिए इसकी पत्तियों पर कांटे होते हैं, लेकिन फिर भी इसका इलाज के रूप में कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। और इसी के पास में होता है डाक का पौधा। यार गलती से हमारे 15 कांटे चुभ जाते हैं नेटल के, तो डाक के पौधों की पत्तियों का रस लगाने से तुरंत हमें राहत मिल जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियों का जो रस होता है वो प्रबल क्षार की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आप लोगों को यहाँ पे बता दी गई हैं। आइए और हम देखते हैं मैलिक अम्ल जो होता है दोस्तों, मुख्यतः किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है और टमाटर में मिलता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फलों में, जैसे नींबू है, संतरा इत्यादि में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसका आप लोगों को सही मिलान करना है। दही के सामने लैक्टिक अम्ल है, इमली के सामने मैलिक अम्ल है, टमाटर के सामने सिट्रिक अम्ल है और नींबू के सामने टार्ट्रिक अम्ल है। इसका सही मिलान करना है दोस्तों। दही के सामने दोस्तों लैक्टिक अम्ल दिया गया है, बिल्कुल सही है। इमली का दोस्तों क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में दोस्तों क्या होता है? मैलिक अम्ल होता है और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। दही होता है दोस्तों दूध या दही, दूध या खट्टा दही। ठीक है, दूध या खट्टे दही में दोस्तों क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लैक्टिक अम्ल होता है। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है और टमाटर में मैलिक अम्ल। जो मैलिक अम्ल होता है, आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसमें टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल तो होता ही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है? मैलिक अम्ल भी पाया जाता है और इसके अलावा सूक्ष्म मात्रा में इसमें सिट्रिक अम्ल की भी मात्रा होती है। आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। इमली में मुख्य रूप से टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें दोस्तों पाया जाता है? ये मुख्यतः मैलिक अम्ल जो होता है मुख्यतः दोस्तों सेब में। किसमें मिलता है? सेब में। लेकिन इसकी मात्रा टमाटर में भी पाई जाती है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, और इस तरह का क्वेश्चन जो था दोस्तों अभी यूपी पीसीएस के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था डीएचओ का, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन दोस्तों वहाँ पे पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लेकिन अगर आपके पास वहाँ पे विकल्प नहीं है तो उसका जो बेस्ट विकल्प होगा क्या होगा? मैलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे प्रदान किया गया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, रतन टाटा या लवलीना बोरगोहन? आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग रतन टाटा दे रहे हैं बिल्कुल सही हैं। जो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? ये रतन टाटा को प्रदान किया गया है। ये कौन है? जो भारतीय कंपनी है टाटा, ठीक है, टाटा सन्स एंड ग्रुप, उसके ये क्या हैं? ओनर हैं। ठीक है, यानी कि मालिक हैं, और इन्हीं को ये सम्मान प्रदान किया गया है। और ये सम्मान दिया दोस्तों किस लिए गया है? ये सम्मान जो है इनका एक ट्रस्ट चलता था दोस्तों वहाँ पे, कैंसर केयर फाउंडेशन के नाम से। ठीक है, किस नाम से दोस्तों? कैंसर केयर फाउंडेशन। ये रतन टाटा को जो पुरस्कार है दोस्तों, रतन टाटा को, ठीक है, रतन टाटा को ये पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया गया दोस्तों? असम में कैंसर केयर फाउंडेशन, कैंसर केयर फाउंडेशन, कैंसर केयर फाउंडेशन में मतलब इन्होंने अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों, उसीलिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार था दोस्तों, इस पुरस्कार का नाम दोस्तों वास्तव में क्या है? इस पुरस्कार का नाम असम वैभव है, असम वैभव दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो पुरस्कार प्रदान किए गए थे वो 3 प्रकार के पुरस्कार थे, जिसमें से असम वैभव जो होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, ये रतन टाटा को दिया गया था। इसमें 5 लाख की धनराशि भी दी जाती है, 5 लाख रुपए, ठीक है। और एक होता है असम सौरव,
जो पुरस्कारों की घोषणा की गई थी असम सरकार के द्वारा, असम सौरव, असम सौरव, असम सौरव जो था दोस्तों, ये किसे प्रदान किया गया था? लवलीना बोरगोहन को। ये लवलीना बोरगोहन वही है दोस्तों, बोरगोहन, लवलीना बोरगोहन, जिन्होंने अभी हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है दोस्तों, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। और इसके अतिरिक्त जो असम, इसके अंतर्गत 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। और एक होता है दोस्तों वहाँ का असम गौरव, ठीक है। असम गौरव जो था दोस्तों, वहाँ पे ये प्रोफेसर कमलेंदु जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर दीपक जैन को प्रदान किया गया है। डॉक्टर दीपक जैन को इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए धनराशि दी जाती है, 3 लाख रुपए, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 3 महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, जिसमें से असम वैभव जो है ये रतन टाटा को प्रदान किया गया है, और असम जो सौरव था लवलीना बोरगोहन, और इसके अतिरिक्त कुछ और लोग भी थे जिनको ये मिला है, जिसमें से मुख्य जो मेन नाम था आप लोगों को हमने बता दिया है। और असम गौरव जो था ये प्रोफेसर कमलेंदु और दीपक जैन के अतिरिक्त इसमें भी और एक दो नाम हैं, ठीक है। तो ये जो मेन नाम थे आप लोगों को बता दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम क्या है? असम वैभव है। और हेमंत यहाँ के जो सीएम हैं, सीएम दोस्तों यहाँ के कौन है? यहाँ के सीएम जो हैं दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं यहाँ के वर्तमान में सीएम हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग गृह मंत्री दे रहे हैं गलत है, और ये तीनों नहीं होंगे। इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? पीएम। भारत का जो प्राइम मिनिस्टर होता है दोस्तों वही इसका अध्यक्ष होता है। इससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण चीज़ें देख लीजिए, क्योंकि जो आपदा नाम का एक चैप्टर ही पूरा आप लोगों के सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। जो आपदा प्रबंधन एक्ट था दोस्तों, आपदा प्रबंधन एक्ट जो था दोस्तों ये कब आता है? 2005 का एक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये जो लागू होता है 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर 2006 से। ये जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ थी आपको बताई गई है। और अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहली महिला एनडीआरएफ बटालियन का गठन कहाँ से किया गया है? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ से किया गया है, ठीक है। यानी कि गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में पहले एनडीआरएफ महिला बटालियन का गठन भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और इससे रिलेटेड भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिए, जो काफ़ी आप लोगों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। जो वर्तमान में इसके डीजी हैं, एनडीआरएफ डीजी जो हैं एनडीआरएफ डीजी ये किन्हें बनाया गया है? ये अतुल कारवाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, नौ नियुक्त हैं, ठीक है। कारवाल जो डीजी हैं इसके अतुल कारवाल हैं। और इसका ध्येय वाक्य जो होता है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र,
इसका जो वाक्य होता है, आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे, एनडीआरएफ का मुख्यालय जो है दोस्तों ये नई दिल्ली में है। ठीक है, ये नई दिल्ली में है। और ये किसके अंतर्गत कार्य करता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों कार्य करता है? मंत्रालय की बात की जाए, मंत्रालय की, तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और गृह मंत्री आप लोगों को पता है वर्तमान में कौन है, बताइए? गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं। तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों, और हम लोग अभी 2021 की थीम भी चाहे आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। तो 2021 की जो थीम थी इसके लिए हिमालय क्षेत्र में आपदा की घटनाओं का व्यापक प्रभाव। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में आपदा की घटनाओं का व्यापक प्रभाव जो इसकी थीम थी 2021 की। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ भी नोट कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें थी आप लोगों को बता दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान क्या होता है? जो अम्लीय वर्षा दोस्तों होती है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, इसमें जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 5.6 से कम, 4.2 से कम, या 2.5 से कम, या उपरोक्त सभी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। यदि होने वाली वर्षा के जल का पीएच मान जो है कितना हो जाए दोस्तों? 5.6 से कम, 5.6 से कम होने पर पीएच, ठीक है, क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। इसमें होता क्या दोस्तों? इसके लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है दोस्तों, इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस होती है। ठीक है, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है? H2SO4 बना लेती है। और इसके अलावा इसमें और भी एक अम्ल होता है, क्या कहते हैं उसे? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। वो भी इसके लिए एक उत्तरदायी होता है, जो कि अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, और अम्लीय वर्षा के कारण ही दोस्तों क्या होता है? जब ज़्यादा अम्लीय वर्षा अगर हो जाए तो नदियों का जो पीएच मान होता है दोस्तों, नदियों का जो पीएच मान होता है, यानी नदी के जल का जो पीएच मान होता है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों क्या होता है? जो नदी में उपस्थित जीव हैं उनका जीवन जो होता है वो मतलब एक बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। अगर पीएच मान डाउन होता है तो जो नदीय जल जीव हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो मनुष्य होता है, जो मनुष्य के लिए सर्वोत्तम पीएच मान दोस्तों जो होता है 7.7 से 7 ये 8 तक, 7.0 से 7.8 तक जो होता है ये मनुष्य के लिए एक उच्चतम पीएच मान होता है। ठीक है, 7 से 7.8 तक ये मतलब एक जो उपयुक्त पीएच मान होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। और इससे मतलब यदि पीएच मान इससे कम या ज़्यादा होता है तो मनुष्य के लिए भी ये मुसीबत बन जाता है। और जो पौधों के लिए दोस्तों, पौधों के लिए पीएच मान होता है, उपयुक्त पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है पौधों के लिए। पौधों के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है दोस्तों पीएच पौधों के लिए उपयुक्त। ठीक है, पौधों के लिए उपयुक्त पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है, जबकि मनुष्य के लिए जो होता है, मनुष्यों के लिए जो होता है 7.0 से 7.8 होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो
ये जो यहाँ पे था महत्वपूर्ण आप लोगों को बताया गया है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ से कोई आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए और भी कुछ पीएच मान हैं आप लोगों को हम बताए दे रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे जठर रस जो होता है दोस्तों, जठर रस का पीएच जो होता है ये दोस्तों कितना होता है 1.2 होता है। और इसके अतिरिक्त नींबू के रस का जो पीएच मान होता है, नींबू का रस, इसका जो पीएच मान होता है दोस्तों वास्तव में ये कितना होता है 2.2 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है दोस्तों 7.0, ठीक है। रक्त का पीएच मान जो होता है दोस्तों, रक्त का, ये 7.4 होता है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ पीएच मान होते हैं, जैसे पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किसका दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी जिसे कहा जाता है, इसका पीएच मान दोस्तों कितना होता है 10, ठीक है। ये क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड होता है जिसका प्रयोग क्या होता है जब दोस्तों मतलब अपच के कारण मनुष्यों में जब अधिक गैस रिलीज होने लगती है, और क्या होता है दोस्तों उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl होता है, HCl का निर्माण ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है, तो मनुष्य को क्या होता है दोस्तों मतलब देखने को मिलता है कि उसमें पेट दर्द इत्यादि की शिकायतें देखने को मिलती है। तो डॉक्टर के द्वारा क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही दिया जाता है, जो कि अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे एंटासिड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो दोस्तों पीएच मान होता है ये 14 के लगभग होता है, ठीक है। पीएच स्केल पे वैल्यू भी आप लोग नोट कर लीजिए, 0 से कितनी होती है पीएच स्केल पे वैल्यू, 0 से 14 होती है। 7 पे क्या होता है उदासीन, और 7 से आप लोग जितना नीचे की ओर बढ़ेंगे वो अम्लता बढ़ती जाएगी, और 7 से ऊपर जितना बढ़ता जाएंगे क्षारीयता बढ़ती जाती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पीएच स्केल की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, सोरेनसन के द्वारा की गई थी। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा की गई थी। जोडीमा वाइन को कहाँ से जीआई टैग मिला है, यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। ब्रिक्स संघाई, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस नोट कर लीजिए। ये जो दिया गया है ये गलत है, और इसके ऑप्शंस आप लोग नोट कीजिए। नागालैंड, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, और डी पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा असम। क्या होगा, असम होगा। असम से जोडीमा वाइन को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो होता है दोस्तों ये एक्ट कौन सा था, ये एक्ट था 1999 का, 1999 के एक्ट के तहत ये प्रदान किया जाता है। और ये लागू कब से होता है, 2003 से लागू होता है दोस्तों, 2003 से। और पहला जीआई टैग जो होता है, पहला जीआई टैग ये दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग कहाँ पे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में है। इसी को ये पहला जीआई टैग प्रदान किया जाता है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब तक के करीब में 300 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग प्रदान करने वाली जो संस्था है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, चेन्नई में है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जोडीमा वाइन जो होती है दोस्तों ये चावल से बनाई जाने वाली एक क्या होती है, वाइन होती है, यानी कि शराब होती है, जो कि जिसे असम से जीआई टैग
दिया गया है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल, भूटान, अमेरिका या ब्राजील? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य आप लोगों को बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये भी। नेपाल, भूटान, अमेरिका, ब्राज़ील, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका जो है ये 101 नंबर का इसका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है। ठीक है, इंटरनेशनल, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुरुग्राम, हरियाणा। गुरुग्राम, हरियाणा में क्या है इसका दोस्तों मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक हैं, महानिदेशक वो कौन है? अजय कुमार माथुर जी हैं। अजय कुमार माथुर, अजय कुमार माथुर जो है इसके वर्तमान में क्या है? महानिदेशक हैं दोस्तों। और इसका जो गठन होता है, इसका गठन जो होता है दोस्तों भारत और फ्रांस, भारत व फ्रांस के सहयोग से होता है। और ये जो गठन के लिए जो समझौता होता है ये दोस्तों कहाँ पे होता है? जो COP 21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 नंबर की जो बैठक हुई थी, कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, पेरिस में 2015 में यहीं पर इसके गठन का निर्णय लिया जाता है भारत और फ्रांस के द्वारा COP 21 के अंतर्गत, जो कि पेरिस में हुआ था 2015 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर ली जाए, जो अभी हाल ही में दोस्तों इज़राइल में एक मिनट बता रहे हैं दोस्तों, अभी हाल ही में जो COP 26 नंबर की जो बैठक हुई है, कहाँ पे हुई है दोस्तों? ये ग्लासगो, इस जो कि कहाँ है? स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में अमेरिका ने इसमें शामिल होने की घोषणा की थी। जो COP 26 की जो बैठक हुई है दोस्तों, उसमें इसमें शामिल होने की घोषणा की थी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अमेरिका होगा। और COP 25 की बैठक कहाँ पे हुई थी दोस्तों? ये मैड्रिड, स्पेन में हुई थी। और जो COP 27 है दोस्तों, ये भी नोट कर लीजिए, COP 27 की बैठक कहाँ पे होनी है? मिस्र में। ठीक है, कहाँ पे होगी? मिस्र में होगी। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें थी आप लोगों को बता दी गई हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। शुक्र, वेनस, वायुमंडल किससे बना है? यानी शुक्र ग्रह है जो कि वेनस है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। सांझ और भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आप लोग बताएंगे इसका जो वायुमंडल है दोस्तों किससे बना हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है या मेथेनॉइक अम्ल है? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका जो वायुमंडल है दोस्तों वो किससे बना हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। शुक्र जो ग्रह है दोस्तों, इसका वायुमंडल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से बना हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और अभी हाल ही में अमेरिका ने एक जो है 2026 तक एक अपना सैटेलाइट भी भेजने के लिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग की है, यहाँ पे पता लगाने के लिए। ठीक है, शुक्र ग्रह पर। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5R मुद्रा जो है दोस्तों, 5R मुद्रा जो है ये किसकी मुद्रा है? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और विश्व बैंक या IMF? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिक्स। ये जो मुद्रा है दोस्तों किसकी है? ब्रिक्स देशों की मुद्रा है। और हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत जो ब्रिक्स है दोस्तों, 5R का मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों? ब्रिक्स में 5R की बात की जाए दोस्तों, तो पहले इसमें देश कौन से हैं? ब्राज़ील, रसिया यानी कि रूस, ठीक है, ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया, और भारत के अलावा इसमें कौन है? चीन है, और दक्षिण अफ्रीका। तो ब्राज़ील की मुद्रा क्या है दोस्तों? रियाल है। रूस की बताइए? रूबल। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है, भारत की मुद्रा रूस की रूबल, भारत की रुपया है, और चीन की रेमेनबी, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की क्या है? रैंड। तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल, और रूस की मुद्रा रूबल, और भारत की मुद्रा रुपया, चीन की मुद्रा रेमेनबी, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है रेंड। यही जो है आर, सभी के आर मिलाकर क्या बना है? 5R बना है दोस्तों। आइए इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स की स्थापना की दोस्तों। ब्रिक्स की स्थापना दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना, इसकी संकल्पना जो थी, संकल्पना जो थी इसकी दोस्तों, किसने दी थी? जिम ओनिल। 2001 में संकल्पना इसकी जो थी, 2001 में जिम ओनिल, ठीक है, जिम ओनिल ने इसकी संकल्पना 2001 में दी थी, जो कहाँ पे? ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील में। तो आप लोग याद रखेंगे। और इसकी पहली बैठक जो होती है दोस्तों कहाँ पे होती है? पहली बैठक जो होती है इसकी 2009 में रूस में होती है। कहाँ पे? रूस में होती है। और जो दक्षिण अफ्रीका जो है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका, पहले इसका नाम ब्रिक था, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने के बाद इसमें एस ऐड हो जाता है और ये क्या बन जाता है? ब्रिक्स। ये कब शामिल होता है? 2010 में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2020 की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता, 2020 की बैठक की अध्यक्षता भी किसके द्वारा की गई थी? रूस के द्वारा की गई थी। और 2021 की बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, भारत के द्वारा, ठीक है। और ये किस नंबर की थी? 13वें नंबर की 13वीं क्या थी? बैठक थी, जो कि दिल्ली में आयोजित हुई है। और इसकी थीम थी 2021 की थीम क्या थी दोस्तों इसकी? ब्रिक @15, ब्रिक @15। ये 2021 की थीम थी, जिसकी बैठक कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली, भारत में हुई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी हाल ही में इसमें कुछ देश भी शामिल हुए हैं दोस्तों नए। किसमें? इसका एक बैंक है दोस्तों, इस संगठन का बैंक का क्या नाम है? आप लोग बताएंगे। ब्रिक्स के बैंक का दोस्तों क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं दोस्तों, इनका एक बैंक है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये दोस्तों ब्रिक्स बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स नेशन जो है इनका बैंक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये शंघाई में है। कहाँ पे है दोस्तों?
न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों संघाई में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मार्कोस ट्रायोजा। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों मार्कोस ट्रायोजा। तो आप लोग याद रखेंगे। इसी प्रकार जो एक संगठन है आप सेकंड नंबर पे बी नंबर पे दिया गया है संघाई सहयोग संगठन दोस्तों एससीओ, ठीक है। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय संघाई में न होकर कहाँ पे है? बीजिंग में है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है जबकि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। और मार्कोस ट्रायोजा जो है इसके दोस्तों वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें जो अभी हाल ही में शामिल हुए देश हैं दोस्तों, कौन कौन से देश हैं जो एनडीबी बैंक में शामिल हुए हैं? एनडीबी बैंक में शामिल देश देखिए सितंबर महीने में दोस्तों इसमें शामिल होते हैं। सितंबर में ठीक है, सितंबर में इसमें बांग्लादेश शामिल होता है, यूएई शामिल होता है और उरुग्वे यानी कि उरुग्वे शामिल होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अभी लेटेस्ट जो है दिसंबर में दोस्तों, दिसंबर में शामिल होने वाले देश इसमें कौन से हैं? दिसंबर में मिस्र, ठीक है। मिस्र जो है ये नवा देश बना है इसमें शामिल होने वाला। 5 तो पहले से थे, बांग्लादेश और यूएई उरुग्वे 5 3 8 हो गए और 9 नंबर का देश जो है ये मिस्र है जो एनडीबी में शामिल हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आप लोगों को यहाँ पे बताई गई हैं और ये सभी एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख मुजीबुर रहमान, काबूस बिन अल सईद और इसके बाद है प्रथम फाउंडेशन और लास्ट है उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान। ये क्या है? बंग बंधु के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के संस्थापक भी कहे जाते हैं, ठीक है। बांग्लादेश के संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्हीं को वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार इन्हें मिला है और 2019 का जो था वो गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? काबूस बिन अल सईद जो कि क्या थे? ओमान के सुल्तान जो कि अब नहीं है। ये दिवंगत, ठीक है, दिवंगत लिख लीजिए, ये वर्तमान में अब नहीं है। दिवंगत काबूस बिन अल सईद को जो ओमान के सुल्तान थे, इन्हें 2019 का और 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को ये जो गांधी शांति पुरस्कार है ये 2021 में दोनों प्रदान किए गए हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार था दोस्तों, और इसकी स्थापना जो होती है दोस्तों 1995 में होती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1995 में होती है। 125वीं जयंती थी महात्मा गांधी की। महात्मा उन्हीं के नाम पे दिया जाता है, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर 1995 से ये दोस्तों पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की दोस्तों। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये किसे प्रदान किया गया? प्रथम फाउंडेशन को। ये शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था है जो कि शिक्षा से वंचित जो बच्चे हैं उनके लिए ये कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है प्रथम फाउंडेशन। इसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
बेलग्रेड बेलग्रेड ओपन 2021 का विजेता यानी कि पुरुष वर्ग का कौन है? नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल। आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो ओपन बेलग्रेड ओपन्स हैं या फ्रेंच ओपन है या विंबलडन है, यूएसए है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? नोवाक जोकोविच। बेलग्रेड जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये राजधानी है किसकी? सर्बिया की। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। ठीक है, और ये डेन्यूब नदी पर है, डेन्यूब नदी के तट पर है बेलग्रेड। ठीक है, डेन्यूब नदी आप लोग याद रखेंगे। कहाँ के हैं ये रहने वाले? सर्बिया के रहने वाले भी हैं ये। और बेलग्रेड जो ओपन है ये कौन जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये कौन जीता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये भी नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग। और महिला वर्ग की बात की जाए तो महिला वर्ग में पुरस्कार किसने जीता है? नाओमी ओसाका जो कि कहाँ की हैं? जापान की हैं। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण आता है फ्रेंच ओपन जो है दोस्तों, फ्रेंच ओपन जो है ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में। ठीक है, और महिला में किसने जीता है? ये बारबोरी क्रिस्टिनोवा। ये कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। चेक गणराज्य की हैं। इसके अलावा विंबलडन की बात की जाए दोस्तों, विंबलडन जो है ये भी नोवाक जोकोविच ने ही जीता है। नोवाक जोकोविच। ठीक है, लेकिन महिला वर्ग में किसने जीता है? ये एशले बार्टी जो कि कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, ये डेन्यूब नदी के तट पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग में। महिला वर्ग में नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन जो है नोवाक जोकोविच पुरुष वर्ग में है। महिला वर्ग में कौन है? बारबोरी क्रिस्टिनोवा जो कि चेक गणराज्य की हैं। और विंबलडन की बात की जाए तो ये नोवाक जोकोविच है। और महिला वर्ग में कौन है? महिला वर्ग में एशले बार्टी हैं जो कि कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं अमेरिकन ओपन जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। अमेरिकन ओपन यूएसए ओपन जो ये टेनिस के सभी खेल हैं। ठीक है, यूएसए ओपन जो है दोस्तों इसमें पुरुष वर्ग में कौन जीता है? डेनियल मेदवेदेव। ये कहाँ के हैं? रूस के। ठीक है, और महिला वर्ग की बात की जाए, महिला वर्ग में कौन जीता है? एम्मा रादुकानु। ये कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। ठीक है, एम्मा रादुकानु ये इन्होंने महिला वर्ग में जीता है। और जो डेनियल मेदवेदेव हैं इन्होंने पुरुष वर्ग में ये पुरस्कार जीता है। और एक महत्वपूर्ण जो पुरस्कार प्रदान किया गया था लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड जो है दोस्तों इसके विजेता कौन है? पुरुष वर्ग में इसमें राफेल नडाल ने जीता था। राफेल नडाल जो कि कहाँ के रहने वाले दोस्तों? स्पेन के हैं। और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका जो कि जापान की हैं। नाओमी ओसाका। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी जो ओपन्स हैं ज़्यादातर किसने जीते हैं?
ये 3 ओपन जो है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। और महिला में ऑस्ट्रेलियन में कौन? नाओमी ओसाका है। और फ्रेंच में कौन है? बारबोरी क्रिस्टिनोवा है, जो कि कहाँ की हैं? चेक गणराज्य की हैं। और विंबलडन में महिला वर्ग में कौन है? एस्ले बार्टी हैं, ठीक है। यूएसए ओपन की बात की जाए, यूएसए ओपन में महिला वर्ग में एम्मा राधाकानु है। और डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? पुरुष वर्ग में है, ये रूस के हैं, जिन्होंने जीता है। लारियंस स्पोर्ट अवार्ड की बात की जाए, लारियंस स्पोर्ट अवार्ड में जो पुरुष वर्ग के विजेता हैं राफेल नडाल हैं। और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका हैं, जो कि जापान की हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो टेनिस ओपन्स होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आप लोगों को बताना है जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। कितनी होती है? 30। यहाँ पे लिख लीजिए। तीस होती है, जिसमें से क्या होता है दोस्तों? सभी सदस्य क्या होते हैं? लोकसभा से। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। लोक लेखा समिति, ठीक है दोस्तों। इसमें बताइए संख्या। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है 22, जिसमें से 15 दोस्तों होते हैं लोकसभा से, प्लस 7 होते हैं राज्यसभा से। 7 जो होते हैं राज्यसभा से इसमें सदस्य होते हैं। एक होती है सरकारी उपक्रमों की समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी क्या होती है? समिति। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति होती है। इसमें भी सदस्यों की संख्या क्या होती है दोस्तों? बताइए। 22, ठीक है। इसमें भी होती है 22। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 15-7 करके, ठीक है। 15 लोकसभा से होते हैं इसमें भी, और 7 जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों की समिति में 22 सदस्य होते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है? एडविन लुटियन, राममोहन जी सुतार, डॉक्टर बिमल और डॉक्टर बीपी चौधरी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बिमल पटेल। नए संसद भवन का डिजाइन जो है डॉक्टर बिमल पटेल के द्वारा तैयार किया गया है, एडविन लुटियन के द्वारा। जो राष्ट्रपति वन गार्डन है दोस्तों, राष्ट्रपति वन गार्डन, वो एडविन लुटियन के द्वारा तैयार किया गया है। राष्ट्रपति भवन गार्डन जो था उसका नक्शा जो था किसने तैयार किया? एडविन लुटियन ने। और राममोहन जी सुतार जो हैं ये इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है उसको, एक मूर्तिकार हैं और इन्होंने क्या है उसको डिजाइन दिया है राममोहन जी सुतार के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर साधु बेटू जो है, कौन सा द्वीप है? द्वीप नाम बताइए। साधु बेट द्वीप नर्मदा नदी है, ठीक है। केवड़िया जिला, गुजरात का केवड़िया जिला। और मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची मूर्तियों में से शामिल है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, ठीक है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। साधु बेट द्वीप और नर्मदा नदी, केवड़िया जिला, मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर। और जो इसे तैयार करने वाले कौन है? राममोहन जी सुतार हैं। और नए संसद भवन का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया? डॉक्टर बिमल पटेल। और राष्ट्रपति भवन गार्डन का एडविन लुटियन के द्वारा तैयार किया गया था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? अलास्का, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा।
आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसका जो मैप है जियोग्राफिकल, आइए उसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कौन सा स्थान कहाँ पे है, जिससे आप लोग इसे बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, ये है दोस्तों आपके सामने मैप। क्या है दोस्तों, ये आपके सामने मैप दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग इसे जूम कर दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे ये प्रांत कौन सा है दोस्तों, अलास्का है। ये प्रांत जो है अलास्का है, और यही प्रांत जो है दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। कौन सा है, अलास्का। अलास्का प्रांत जो है ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है। इसके बाद कौन सा आता है, ये दोस्तों कनाडा है। यहाँ पे सबसे ऊपर अलास्का, फिर कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट है यानी कि यूएसए, ये यूएसए है। और अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा कनाडा के बाद क्या आता है, ये यूनाइटेड स्टेट आप लोगों को बता दिया गया है। सबसे ऊपर अलास्का, अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए। ठीक है, यूएसए के बाद आता है मैक्सिको, ये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये दोस्तों आपके सामने है मैक्सिको। ठीक है, और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, लास्ट में सबसे इसमें जो लास्ट में देश होता है पनामा। क्या होता है, पनामा देश। ठीक है, लास्ट में सबसे नीचे कौन होता है, इसका मतलब दक्षिणी जो दक्षिणी बिंदु होता है यानी कि लास्ट में, तो वहाँ पे कौन सा देश है, वहाँ पे पनामा देश है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपर अलास्का हो गया, अलास्का के बाद कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए के बाद मैक्सिको आता है। ठीक है, और मैक्सिको के बगल में ये क्या दिया गया है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी कि जो मैक्सिको की खाड़ी है। और इसे समझने के लिए हम इस तरह से और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए दोस्तों बता रहे हैं, ये मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, क्या है, मैक्सिको की खाड़ी। ये यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, मैक्सिको की खाड़ी है। एक मिनट, ये है दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी, और ये कैरेबियन सी, ये क्या है, कैरेबियन सी है। और इसको जोड़ने वाली जो संधि है, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये कैरेबियन सी है दोस्तों, इसको जोड़ने वाली संधि आप लोग बताइए, इस संधि को क्या कहते हैं, युकाटन चैनल। क्या होता है दोस्तों, ये इसी को युकाटन चैनल कहा जाता है। क्या है ये, युकाटन चैनल। गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ने वाली जो जल संधि है, इसी को क्या कहा जाता है, युकाटन चैनल के नाम से जाना जाता है। जो कि मैक्सिको और क्यूबा स्थल मंडल की बात की जाए तो जिन स्थल मंडलों को अलग करती है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग करती है। जो जल संधियाँ, जो जल से जुड़ने वाला हिस्सा है वो कौन सा है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। और ये किस चैनल के द्वारा जुड़ता है, युकाटन चैनल के द्वारा ये जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे है हडसन, क्या है, हडसन नदी है। और ये हडसन की खाड़ी, क्या है दोस्तों, हडसन खाड़ी। और यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे वाशिंगटन, क्या है, वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन दोस्तों यहाँ पे पड़ता है, और वाशिंगटन डीसी जो है यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये है वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पे है दोस्तों न्यूयॉर्क, क्या है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में क्या है, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का मुख्यालय है। और ये किस नदी पर है, हडसन नदी पर। ठीक है, हडसन नदी के किनारे है यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और हडसन की खाड़ी यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और हडसन नदी न्यूयॉर्क में है। और वाशिंगटन जो है, वाशिंगटन डीसी, आप लोग बताएंगे दोस्तों ये किस नदी पर, किस नदी के किनारे है, बताइए। जो हडसन है, ये सॉरी वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, ये बताइए किस नदी के किनारे है। पोटामैक, कौन सी नदी है दोस्तों यहाँ पे, पोटामैक नदी है। कौन सी नदी है, वाशिंगटन डीसी, जहाँ पे किसका मुख्यालय है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। और ये किसके तट पर है, ये पोटामैक नदी के तट पर है। और जो यूएनओ का मुख्यालय है वो हडसन नदी के तट पर है। और यूएनओ में मुख्य कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। आइए दोस्तों और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये तो हो गया, ये पंच नदी क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसे महान झील क्षेत्र भी कहा जाता है। महान झील क्षेत्र कौन सा है, ये है दोस्तों। ये सबसे पहली नदी है सुपीरियर, सुपीरियर झील है, सॉरी नदी नहीं, सुपीरियर झील है, ठीक है। दूसरी नदी जो है ये मिशिगन है, झील है, सॉरी मिशिगन झील, सुपीरियर झील, मिशिगन झील। और ये है ह्यूरॉन, ये कौन सी है दोस्तों, ह्यूरॉन, ये ह्यूरॉन झील है। और ह्यूरॉन के बाद ये जो आती है इसे कहते हैं इरी, और ये ओंटारियो, ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं दोस्तों। ये जो 5 झीलें हैं ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और इनका सीक्वेंस लगाने के लिए आता है दोस्तों। तो आप लोगों को सीक्वेंस जो ये दिया गया है यहाँ पे, ये पश्चिम से पूर्व की ओर दिया गया है। किस तरह दिया गया है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पहले कौन सी झील आएगी, सुपीरियर झील, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर के बाद कौन सी आएगी दोस्तों, मिशिगन, मिशिगन झील जो है ये एक इकलौती झील है जो कि पूर्ण रूपेण कहाँ है, इसका जो लोकेशन है वो अमेरिका में है, ठीक है। और मिशिगन के बाद दोस्तों कौन आएगी, मिशिगन के बाद दोस्तों आएगी ह्यूरॉन, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन है। ह्यूरॉन के बाद दोस्तों कौन सी है, इरी है, इरी के बाद कौन सी है, ओंटारियो है, ओंटारियो, ठीक है। 5 झीलें हैं, सुपीरियर, सुपीरियर के बाद मिशिगन, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बाद इरी, इरी के बाद ओंटारियो। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये पंच झील क्षेत्र यानी कि महान झील क्षेत्र कहलाता है, जिसमें से 4 झीलें जो हैं मिशिगन को छोड़कर, मिशिगन जो है ये पूर्ण रूपेण कहाँ पे है, यूएसए में है। बाकी की सभी झीलें जो हैं कहाँ पे हैं, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 49 डिग्री जो अक्षांश रेखा है जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है, ये है 49 डिग्री, ये, ठीक है। ये क्या है, 49 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कि कनाडा और यूएसए को अलग करती है। और इसी अक्षांश रेखा पर यह पंच झील क्षेत्र है, जिसमें से 4 झीलें जो इसी रेखा पर पड़ती हैं, जो कि बॉर्डर पे हैं, ठीक है, कनाडा और यूएसए के, जिसमें सुपीरियर है, ह्यूरॉन है, इरी है और ओंटारियो है, ठीक है। और जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूपेण कहाँ पे है, यूएसए में है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया एग्जाम में। निम्न में से कौन सा झील जो है वो पूर्णतः यूएसए में पड़ती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मिशिगन होगा, ठीक है। और इसके अलावा सुपीरियर, ये जो हाँ दिया गया है ये सुपीरियर झील है, ठीक है। सुपीरियर और ये ह्यूरॉन, ह्यूरॉन के बीच में क्या पड़ता है, सू नहर, क्या पड़ती है, सू नहर। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे होती है, वो भी आप लोग देख लीजिए। जो ये इरी है दोस्तों, इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो के बॉर्डर पे क्या है बताइए। जो इरी है दोस्तों, इरी और ओंटारियो, यहाँ पे कौन सा जलप्रपात है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जलप्रपात है दोस्तों, उसका नाम आप लोग बताइए। नियाग्रा जलप्रपात, क्या है दोस्तों,
नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात किसके से बीच है? ये इरी और ओंटारियो के बीच स्थित है, इरी और ओंटारियो। तो आप लोग ध्यान रखें कि इरी और ओंटारियो के बीच कौन सा जलप्रपात है? ये नियाग्रा जलप्रपात है। और सुपिरियर और ह्यूरॉन के बीच में कौन सी नहर पड़ती है? इसके बीच में जो नहर पड़ती है वो कौन सी है? सू नहर। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की। ये दोस्तों आप लोग जो देख पा रहे हैं एरिया, ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की जो मान लीजिए ये जिसका जियोग्राफिकल मतलब उसके आधार पे देखा जाए, यानी कि भौगोलिक आधार पे, तो ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। लेकिन इस पे जो अधिकार है वर्तमान समय में किसका है? ग्रीनलैंड पे जो अधिकार है वास्तव में इसका है डेनमार्क। किसका अधिकार है दोस्तों? डेनमार्क का। इस पे अधिकार डेनमार्क का है, जो कि यूरोपियन देश है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो है अलास्का के, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है बताइए? ये रॉकी, ये श्रेणी दी गई है, ये क्या है? रॉकी पर्वत है। ठीक है, रॉकी पर्वत की जो शीर्ष भाग ये गया अलास्का में। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे दोस्तों, इसका नाम बताइए? माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली, यानी कि रॉकीज पर्वत, यानी कि जो उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में क्या है? ये प्रशांत महासागर है दोस्तों। और इधर क्या है? पूर्व में अटलांटिक महासागर है। और ऊपर साइड में क्या है? आर्कटिक है। ठीक है, और नीचे के साइड में कौन सा है? कैरिबियन सागर है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये मैक्सिको की खाड़ी है। और यहाँ पे दोस्तों और देख लीजिए, ये जो जल संधि है दोस्तों, ये किसके बीच में है? ये है रूस। ये क्या है दोस्तों? रूस है। और ये क्या है? यूएसए वाला प्रांत है। और यूएसए और रूस के बीच जो जल संधि है, ये कौन सी जल संधि दोस्तों कहलाती है? बेरिंग जल संधि। यूएसए और रूस के बीच में जो जल संधि है दोस्तों, ये कौन सी है? बेरिंग जल संधि है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पता चल गई, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, आप लोगों को बता दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मिशिगन झील जो है, मिशिगन झील के पास में क्या है? शहर एक है शिकागो। आप लोगों ने नाम सुना होगा, शिकागो शहर जो है, यहाँ पर क्या है? मिशिगन झील के किनारे है शिकागो शहर। और शिकागो शहर जो है दोस्तों, ये मांस की सबसे बड़ी मंडी यहीं पे लगती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये क्या है? इस जगह पे दोस्तों है, ये वाला एरिया जो है, ये ग्रेट बेसिन का एरिया है। कौन सा है? ग्रेट बेसिन, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा और ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, और इसके जो गर्म मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल के अंतर्गत जैसे मोजावे डेजर्ट है, जो यूएसए और मैक्सिको के बीच में पड़ता है। और इसके अतिरिक्त सोनोरान डेजर्ट जो है, ये मैक्सिको में स्थित है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बीच वाला जो हिस्सा होता है, इसे कहते हैं ग्रेट प्लेन एरिया। ठीक है, तो इसी क्षेत्र में क्या होता है? जो प्रेरीज घास के मैदान जो हैं, प्रेरीज घास के मैदान इसी क्षेत्र में है। और यहीं पर सबसे अधिक गेहूं की खेती होती है। ठीक है, इसीलिए इसे गेहूं की टोकरी या रोटी की टोकरी के भी नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि प्रेरियाज एरिया है, प्रेरियाज जो ग्रास लैंड है, उसी को गेहूं की टोकरी या रोटी की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों, आप लोगों को बता दी गई। ठीक है, और ये जो पठार है दोस्तों, इधर ये पहाड़ी जो है, इस साइड में भी एक पहाड़ी है दोस्तों। इसका नाम बताइए आप लोग, क्या है?
बताइए दोस्तों। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो ये एरिया है दोस्तों, ये कौन सी पहाड़ी है, ठीक है। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन था उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत। अब आप लोग बता पाएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने बताया था अलास्का। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत क्या है? अलास्का है, ठीक है, ए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन झीलों के बीच स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात मैंने अभी बताया था दोस्तों आप लोगों को, ये इरी और ओंटारियो किसके बीच स्थित है? इरी और ओंटारियो के बीच स्थित है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को जोड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को मैंने अभी बताया था दोस्तों, क्या जोड़ता है? युकाटन चैनल। युकाटन चैनल जो है ये मैक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर जोड़ता है। बेरिंग जल संधि कहाँ है? रूस व यूएसए के बीच। रूस व यूएसए के बीच क्या है? बेरिंग जल संधि है, ठीक है। और पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर व किसके बीच है दोस्तों? कैरिबियन सी। प्रशांत महासागर, कैरिबियन सी या अटलांटिक सागर? अटलांटिक सागर के बीच में क्या है? पनामा नहर है। हार्मुज जल संधि की बात की जाए तो ये पश्चिमी एशिया की महत्वपूर्ण जल संधि है, महत्वपूर्ण जल संधि है, ठीक है। और ये किसके बीच है? फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के बीच है, जो कि ईरान के दक्षिण में पड़ती है। ईरान के दक्षिण में, ठीक है। और इसके दक्षिण में क्या पड़ता है? यूएई पड़ता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य महासागर, अटलांटिक महासागर। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? प्रशांत महासागर। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये प्रशांत महासागर में दोस्तों पड़ती है। और इसकी जो लोकेशन है कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्व और उत्तर वाला जो भाग है, पूर्व और उत्तर वाला भाग, इसी पे क्या पड़ती है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और इसी को मूंगा चट्टान भी कहा जाता है। मूंगा चट्टान किससे बनी होती है दोस्तों? ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी ये चट्टानें होती हैं, ठीक है। 1981 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया था। और वर्तमान में ये क्षरण के कारण, इनमें क्षरण शुरू हो गया था वर्तमान समय में टेम्परेचर अधिक होने के कारण जल का, तो ये चर्चा में बनी हुई थी, ठीक है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा दोस्तों? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 4। देखो भाज्य संख्या है दोस्तों वे संख्या होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक और वो स्वयं संख्या होती है, ठीक है। एक के अतिरिक्त वो स्वयं संख्या होती है, यानी कि 2 हो गए। 2 के अतिरिक्त जिसके गुणनखंड होते हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया है, 1 मिनट रुक जाइए दोस्तों। सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दोस्तों? 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं दोस्तों, वो संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक जो होता है दोस्तों, ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 जो ऐसी संख्या है दोस्तों, इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं? 2 के 2 गुणनखंड हो रहे हैं और 1 हो रहा है, यानी कि टोटल इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 3। और जो 2 है, संख्या 2, ये एक अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके केवल कितने गुणनखंड हैं? 2 गुणनखंड है, 1 और ये स्वयं। ठीक है, तो इनका गुणनफल दोस्तों पूछा गया है। तो गुणनफल क्या हो जाएगा? 2 × 4 = 8। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 8। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 8 होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि एक संख्या और उसके 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है, तो वो संख्या क्या होगी? बताना है दोस्तों। एक संख्या है, उसका 50%, फिर उसके 25% का औसत। दोस्तों इसके लिए माना संख्या, हम एक कोई संख्या मान लेंगे। माना संख्या क्या है? x है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है, x का क्या करना है? 50%, फिर इनटू इसका कितना है? 25%। कितना है? x का 25%, फिर इनका औसत है। ठीक है, x का 50%। एक मिनट दोस्तों, माना संख्या क्या है दोस्तों? x है। अब प्रश्नानुसार क्या करना है? x का क्या करना है? x का 50% करना है, औसत निकालना है, तो बीच में प्लस लगा देंगे। फिर इसी संख्या का कितना निकालना है? x का 25%। ठीक है, इसका औसत मतलब 2 संख्या है, बटे 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? = 210। ये सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा? x 1/2 प्लस ये हो जाएगा 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो हो जाएगा x/4, और = हो जाएगा ये 2 × 210। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, एलसीएम लेके ये हो जाएगा 2x, 2 × 210। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दोस्तों हो रहा है। हाँ, यदि एक संख्या और उसके 50%, ठीक है, संख्या कितनी हो जाएंगी? एक भी होगी, x भी होगी। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे, वो संख्या भी तो लेनी है, औसत निकालना है ना। यदि एक संख्या और उसके 50%, उसका 50% x × 50%, ठीक है, फिर x का 25%, फिर औसत कितना है? 210। संख्याएं हो जाएंगे 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 से होगा ये दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x + 2x + x = ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 210 का, तो 630 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 1 7, ये हो जाएगा 7x/4 = 630, और ये 7 9 63 90। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 90 आ जाएगा, 9 चौक 36, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 360। यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कहा माना संख्या क्या है? x है। प्रश्नानुसार एक संख्या x, ठीक है, x का 50%, ठीक है, x × 50/100 प्लस x का 25%, तीनों का औसत जो दिया गया था 210 दिया गया था, बराबर 210 कर लिया, और जो कटा वो काट दिया, बाकी एलसीएम लेकर हमने इन्हें बराबर कर लिया। उसके बाद
जो बचा था उसे ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद जो कटा वो काट दिया और जो बचा वो आया क्या, x का आंसर 360। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यदि रुपये 100 का 3/4, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को वैसे करना है। 100 रुपये हैं, 100 का क्या करना है 3/4, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 25 चौको 100, 25 ત્યાં 75 काटने के बाद, ठीक है, और 25 ત્યાં हो जाएगा 75। अब आगे देखिए 100 के 3/4 से 100, फिर दूसरा क्या कह रहा है 100 के 3/4%, ठीक है। 100 के कितना है 3/4%, यानी कि बटे में ही 100 होगा ना। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। अब क्या दिया गया आगे 3/4% से x% अधिक है, यानी कि दोनों का जो अंतर है वो कितना है x%। 75 माइनस 3/4, यानी कि क्या होता है प्रतिशत जो वृद्धि होती है या कमी होती है वो किससे निकाली जाती है, तो प्रतिशत x बराबर कितना हो जाएगा अंतर गुणे 100 बटे आधार। आधार कितना है 75 है दोस्तों इसका। इसी तरह निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले हमने 75 निकाल लिया, उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग फिर 100 का 3/4 था, 3/4 निकाल 3/4%, तो कितना आएगा 3/4 आ गया। उसके बाद दोनों में अंतर कितना है x% का, तो प्रतिशत अंतर का क्या होता है फार्मूला इसका, प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर अंतर गुणे 100 बटे आधार। तो 75 माइनस 3/4 गुणे 100/75, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। तो ये एलसीएम लेकर आप लोग इसे सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 297/4 गुणे 75 गुणे 100, 25 चौको 100, 25 तियाँ 75, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, 3 9 27 और 3 9 27, 99%। इसका राइट आंसर क्या होगा ये, ठीक है। ये एलसीएम लेकर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लीजिए, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई, यानी 75 चौको कितना हो जाएगा, ऐसे कीजिए 300 और 1 का 3 से -3 इज इक्वल टू बटे में 4। यही तो यहाँ पे किया गया है। 300 में से 3 जाएगा तो 297/4 और 75 पहले से था, ठीक है। ये डिवाइड कर लिया गया है और जो आया वही आपका आंसर है, ठीक है, 99%। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या बताइए। दोस्तों इसमें क्या होता है, औसत जो होता है क्या होता है मध्यमान होता है, ठीक है। किसी श्रेणी का क्या होता है 20 का मान होता है, इसलिए जब औसत यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया दोस्तों, इसका बहुत अच्छा तरीका है करने के लिए। औसत क्या है दोस्तों 20 है, तो 5 संख्याएं आपको देखनी, 7 संख्याएं, 7 क्रमांक संख्याएं, यानी कि 20 के बाद क्या आएगी 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 3 संख्याएं इधर की हो गई 19, 18 और 17, ठीक है। तो ये 7 क्रमांक संख्या हो गई। 20 तो पहले से दी गई थी, औसत जो होता है वो 20 की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी कि मध्यमान होता है। और 20 के बाद 21, 22, 23, 3 संख्या इधर हो गई, 3 इधर हो गई, यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई 7। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या आई दोस्तों 23, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 23। ये बहुत अच्छा तरीका है। या फिर आप लोग x मान के कर सकते हैं, मान लीजिए एक x हो गई, तो दूसरी क्या हो जाएगी दोस्तों x+1, x+2, एक हो जाएगी x+3, इधर हो जाएगा x-1, x-2 और x-3, ठीक है। और सबको जोड़ लीजिए, औसत में क्या होता है सब जुड़ जाते हैं, बटे में कितना हो जाएगा 7 और इक्वल टू कितना दिया गया था 20, तो 7 दूनी 14, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 आ जाएगा, और इनको सबको जोड़ेंगे कितना आएगा बताइए, ये सब जोड़ने के बाद कितना आएगा,
ये जोड़ेंगे दोस्तों आप लोग तो आएगा 7x बटे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई आप लोग नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे 20 तो रहेगा। ये जोड़ेंगे आप लोग तो आ जाएगा 7x, कितना आएगा 7x, क्योंकि माइनस वाली जो है माइनस प्लस कट जाएंगे, जो बचेगा वो 7x बचेगा, 7 से 7 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। जब x की वैल्यू 20 आ गई बीच की संख्या तो x+1 x+2 x+3 सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x+3 इज इक्वल टू 23। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। यदि दोस्तों आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और जो लोग भी नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उन्हें आगे के नोटिफिकेशन समय समय मिलते रहें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको क्लास जिस दिन होनी होगी और पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।